नमस्कार। चुनावी जंग में आपका स्वागत है। शकील बदायूनी की दो लाइनें हैं। कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। लेकिन यहां तो कहानी उल्टी है। चिराग बाबू कहते हैं हमसे तो मुलाकात ही नहीं होती है नीतीश कुमार की, और हमने कोशिश बहुत की है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हमने कोशिश की है। ललन टॉप को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कोई एक बार की बात हो तो मैं बता दूं, मैंने कई बार कोशिश की है, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोशिश की है। उस समय मेरा मिलना भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का एक दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात ना हो, वो भी एक ही घटक दल के, तो स्वाभाविक है दुख तो होगा ही, दर्द होगा ही। तो वो दर्द चिराग पासवान के दिल में है, और इसीलिए उन्होंने एक नया तरीका खोज निकाला था, चिट्ठी लिखने का, खत बम, लेटर बम, जिसका जिक्र हम लोग पहले भी आपसे कर चुके हैं। तो खतों के माध्यम से वो अपनी बात मुख्यमंत्री को लिखते रहे हैं, और इस हफ्ते भी उन्होंने लिखा है, 2 खत इस हफ्ते भी उन्होंने लिखा है। और जो खत लिखा गया है वो उनके ही लोकसभा क्षेत्र का मामला था। एक संजय यादव नाम का शख्स जिसने धमकी दी थी चिराग पासवान को, उस शख्स के बारे में अखबारों में ये बात आई कि उसको प्रॉपर राशन नहीं मिल रहा था और वो शराब के नशे में था, इसलिए उसने धमकी वाला ऑडियो वीडियो जारी किया था। तो इस 2 इशू को, राशन और शराबबंदी, चिराग ने इसको उठाया है अपने खत के माध्यम से और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, ईमेल किया है कि देखिए लगता है कि संजय यादव को प्रॉपर राशन नहीं मिल रहा था, इस वजह से वो इस तरह की बातें मीडिया में वायरल किया और ऑडियो और वीडियो अपना बनाया। दूसरी बात है कि शराबबंदी पर एक सवाल उठाया गया चिराग पासवान का कि अगर, जैसा कि अखबारों में आया है, चिराग पासवान ने कहा कि वो नशे में था और बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद कोई शख्स शराब के नशे में कुछ बोल रहा है, इसका मतलब है कि शराबबंदी प्रॉपर कंट्रोल में नहीं है बिहार में, और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये 2 बातों को उठाया है चिराग पासवान ने। देखिए, चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए शब्दों की जो बाजीगरी होती है, उस खेल में वो अब माहिर हो चुके हैं। एनडीए की मर्यादा में रहकर, गठबंधन धर्म की मर्यादा में रहकर अपनी बात कैसे वो अगले को पहुंचा सकते हैं जब मुलाकात नहीं होती है, उस बात को लेके अब चिराग पासवान काफ़ी परफेक्ट हो गए हैं। इसलिए जो भी वो खत लिखते हैं नीतीश कुमार को, उस खत को लेके कोई ये नहीं कह सकता है कि आपने एनडीए की मर्यादा को भंग किया या फिर आपने शब्दों की मर्यादा को लांघ दिया। वो ऐसी बातें लिखते हैं जो लगता है कि वो जनहित से जुड़ा हुआ है, और ऐसी बातें हैं जिसको एक जनप्रतिनिधि को जरूर उठाना चाहिए, राज्य के मुखिया को बताना चाहिए अगर वो बात प्रॉपर नहीं सुनी जा रही है किसी दूसरे माध्यम से तो। लेकिन देखिए, जिसको वो खत लिख रहे हैं वो शख्स अपने आप में डिक्शनरी है, और वह उसी डिक्शनरी से ये शब्द लिए जाते हैं। तो ये मत समझिए कि अगला शख्स उस शब्दों का जो राजनीतिक मायने हैं, जो सियासी मायने हैं, उसको नहीं समझ पा रहा है। वो शख्स उसके सियासी मायने को भी समझ रहा है, और चिराग पासवान भी इसको जानते हैं। लेकिन एक जो होती है तकरार राजनीति में, वो चल रही है, और इसका माध्यम ये खत बन रहा है, चिराग पासवान जो लिख रहे हैं। तो खैर ये खत लिखने का, खत भेजने का सिलसिला जारी रहेगा, और लेकिन इन खतों से राष्ट्रीय जनता दल बड़ा उत्साहित दिखता है। उसको लगता है कि चिराग पासवान कहीं एनडीए छोड़ तो नहीं देंगे। उनकी नाराजगी तो लगातार नहीं बढ़ रही है। लेकिन देखिए, पहले भी हम लोग कह चुके हैं अपने कई कार्यक्रम में, और आज फिर मैं इस बात को दोहरा सकता हूं कि कम से कम चिराग पासवान भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये एकदम मैं फिर दोहरा रहा हूं कि चिराग पासवान कम से कम इस चुनाव में और 24 के चुनावों तक तो भाजपा का साथ नहीं छोड़ने जा रहे हैं। इसलिए किसी को बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को लगता है कि अगर चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो जाते हैं तो कोई दूसरा विकल्प भी खोज सकते हैं, और वैसी परिस्थिति में उसको फायदा होगा। खैर ये नफ़ा नुकसान का खेल चलेगा, अपनी अपनी पार्टियां अपना आकलन करती है, लेकिन फिलहाल ये स्थिति ये है कि चिराग पासवान अपने खतों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उधर से कोई जवाब आएगा इसकी उम्मीद
बहुत ही कम है। आइए अब बात करते हैं चुनावों की। 40 दिन 40 डेज, अब समय नहीं बचा, 40 दिन का समय बचा है। आप पूछिए कैसे है। तो साल 2015 में 10 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी। 2010 में ऐसा ही हुआ था, तो फिर 2020 में भी ऐसा ही होगा। हाँ, तब होगा जब चुनाव 5 चरणों में होंगे। तो 10 सितंबर तक चुनाव आयोग को पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर देनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी कारण से, कोरोना या किसी और वजह से चुनाव के चरण कम होते हैं, यानी कम फेज में अगर चुनाव होते हैं, तो ये तारीख बढ़ सकती है। 10 सितंबर से ये आगे जा सकती है, लेकिन बहुत आगे नहीं जा सकती है। अगर चुनाव समय पर कराना है और फेज कम करना है, तो ये डेट हो सकता है 10 से 20 सितंबर चला जाए, 25 सितंबर चला जाए, लेकिन सितंबर के महीने में अधिसूचना जारी हो ही जाएगी। लेकिन अगर चुनाव 5 चरणों में और सब समय है होना है, तो ये अधिसूचना 10 सितंबर तक जारी कर देनी है चुनाव आयोग को। इसलिए वक्त केवल 40 दिन का ही बचा है। चुनाव आयोग ने कल जो बैठक की थी, उसमें भी यही बात कही जा रही थी कि अब वक्त कम है, इसलिए तैयारियां जोर शोर से करनी है। इसलिए चुनाव आयोग तमाम तरह के गाइडलाइन बनाने में लग गया है और जल्द से जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप उसको जारी भी करेगा। इस बीच एक रिसर्च की फाइंडिंग आई है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट की एक रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना काल में 68 ऐसे देश हैं जहां चुनाव टाल दिए गए हैं। वहां चुनाव नहीं हुए क्योंकि कोरोना को एक आधार बनाया गया कि महामारी में चुनाव संभव नहीं है। लेकिन उस रिपोर्ट में एक बात और कही गई है कि 49 ऐसे भी देश हैं जहां पे चुनाव हुए। तो दोनों तरह की बात है। तो डिपेंड करता है कि स्थितियां कैसी है, देश कितना बड़ा है, वहां हालात कैसे थे, एक्टिव मरीजों की संख्या कितनी थी। और भारत तो चूंकि बहुत बड़ा देश है और बिहार बहुत बड़ा प्रदेश है, तो बिहार की तुलना दूसरे देशों से या दूसरे राज्यों के चुनावों से हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट में दोनों तरह की बात है। और इस रिपोर्ट को भी चुनाव आयोग के अधिकारी जरूर देख रहे होंगे कि 68 देशों में चुनाव स्थगित किए गए हैं और 49 देशों में चुनाव हो गए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है? तो जैसा आपकी पहले भी बताया जा चुका है, हम लोगों से आपकी बातचीत हुई है कि देखिए, आरजेडी ने तो साफ साफ कह दिया है कि चुनाव को इस हालात में नहीं हो सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी भी इसी राय में अपनी चिट्ठी चुनाव आयोग को सौंप चुकी है कि देखिए, इस हालात में चुनाव कराना संभव नहीं है। चुनाव जब बेहतर हो तो चुनाव हो। तो लोजपा की चिट्ठी से यह साफ हो गया कि एनडीए में भी चुनाव कराने को लेके एक राय नहीं है। देखिए, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि देखिए, जनता दल यूनाइटेड तो फुल स्विंग में है कि वो चुनाव हो जाए, समय चुनाव हो जाए और प्रॉपर कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत हो जाए। जनता दल इस पक्ष में है। भाजपा 50-50 में है। अभी कोई एक राय नहीं बन पा रही है भाजपा के अंदर। कुछ लोग चुनाव चाहते हैं समय पर, कुछ लोग चाहते हैं कि चुनाव आगे आ जाए, लेकिन आधिकारिक तौर पर भाजपा ने कोई बात अभी तक नहीं की है। लेकिन लोजपा ने यह साफ कर दिया है कि इस वर्तमान हालात में चुनाव नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि एनडीए में एक राय नहीं है चुनाव कराने को लेकर। तो फिर इसके क्या सियासी मायने हैं? राजद कहता है कि देखिए, चिराग पासवान एनडीए में कंफर्टेबल नहीं है वो, और वहां से बाहर आना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बात वो करते रहते हैं। लेकिन हमने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया कि चिराग पासवान क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं और उनका क्या दर्द है, ये अभी आप सुन चुके हैं। तो हम बात यहाँ दूसरी करेंगे कि राजनीतिक दल इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, फुटबॉल का मैच आप लोगों ने, बहुत लोगों ने खेला भी होगा और बहुत लोगों ने देखा होगा। उसमें कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती है या बना दी जाती हैं कि एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ता है। कभी परिस्थितियां बन जाती है एक्स्ट्रा टाइम के लिए, और कभी कोई दल एक खास रणनीति के तहत ऐसा माहौल बनाता है, गेंद को इधर उधर फेंक के टाइम पास करता है और एक्स्ट्रा टाइम में मैच को ले जाना चाहता है। तो बिहार की सियासत और बिहार की जो चुनावी सियासत है,
उसमें कुछ दल ऐसा ही चाह रहे हैं कि उनको एक्स्ट्रा टाइम मिले, ये जंग जो है एक्स्ट्रा टाइम में चला जाए। और एक्स्ट्रा टाइम में जाने का उनका अपना गणित है, उनके अपने चुनावी फायदे हैं, चुनावी नुकसान है, जिसका आकलन करके वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि अगर ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। तो देखिए, महागठबंधन की जो सारी पार्टियां हैं वो तो इस राय में है कि ये जो है एक्स्ट्रा टाइम में ये चुनाव चला जाए, यानी कि शेड्यूल टाइम में ना होके ये बाद के दौर में जाए। एनडीए के बारे में भी हमने बताया आपको कि जेडीयू तो शेड्यूल में चुनाव चाहती है, लेकिन तमाम एहतियात बरतते हुए भाजपा 50-50 में है और लोजपा ने अपनी राय साफ कर दी है। तो एनडीए के भीतर भी कुछ पार्टियां हैं जो चाहती है कि चुनाव एक्स्ट्रा टाइम में जाए, और एक्स्ट्रा टाइम का नफ़ा नुकसान कैलकुलेट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। ये तय है कि चुनाव एक्स्ट्रा टाइम में गया तो राष्ट्रपति शासन में चुनाव होगा, और जब चुनाव राष्ट्रपति शासन में हुआ तो फिर क्या होगा। तो तय है कि अभी का जो पावर इक्वेशन है वो बदल जाएगा, सब चीज़ें एक तरफा नहीं होगी, दूसरे लोग भी शर्त रखेंगे और अगले को उस शर्त पर सोचना होगा, विचार करना होगा कि क्या इसे माना जाए, नहीं माना जाए, या माना जाए तो किस हद तक माना जाए। इसलिए वो डिपेंड करेगा कि जब चुनाव ये एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा तो उस समय कैसी कैसी बातें आएगी, और कौन झुकेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन दबाव बनाएगा, कौन दबाव को सहेगा और चीज़ों को आगे ले जाएगा। इसलिए अब ये चिराग पासवान का जो पत्र है और चुनाव आयोग को लोजपा ने जो पत्र लिखा है, इस दोनों परिप्रेक्ष्य में ये बात अब होने लगी है कि चुनाव एक्स्ट्रा टाइम में जा सकता है, क्योंकि अब एनडीए में भी एक राय नहीं है कि चुनाव जो है समय पर हो। इसीलिए अब ये एक्स्ट्रा टाइम की लड़ाई हो गई है, और एक्स्ट्रा टाइम का नफ़ा नुकसान घाटा फ़ायदा सब कैलकुलेशन हो रहा है। अब देखिए, वो बड़ा दिलचस्प होगा कि जब चुनाव जाएगा एक्स्ट्रा टाइम में तो उस समय कौन सी पार्टियां किस तरह से गोल करेगी, कैसे करेगी और उसकी क्या रणनीति बनाएगी। ये तय है कि अभी की जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी एक्स्ट्रा टाइम में बदल जाएगी, और ऐसे ऐसे खिलाड़ी आपको गोल करते हुए नजर आएंगे जो अभी पर्दे पर दिख नहीं रहे हैं। तो चुनावी चाल में आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह। नमस्कार, धन्यवाद।